Students, this is video number 9 of alternating current, and today's topic is resonance in series LCR circuit. इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे, हमने पर्टिकुलरली रेजोनेंस की बात करनी है सीरीज LCR सर्किट में पर्टिकुलरली, लेकिन मैं पहले जर्नल रेजोनेंस के ऊपर बात करूंगा। और अगर मैं जर्नल रेजोनेंस की बात करूं तो क्या है, जरा ध्यान से सुनना। अगर किसी सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर लगे हो, कैपेसिटर ना लगा हो, तो 100% वो सर्किट लैगिंग होता है। एक सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हो, वो सर्किट 100% लीडिंग होता है। मतलब उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो तो लीडिंग होगा ही होगा विथ सम एंगल फाई। लेकिन ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर भी लगे हों, कैपेसिटर भी लगे हों, रेजिस्टर भी लगे हों, वो सर्किट लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वो सर्किट इन फेज भी हो सकता है। मतलब इन फेज का मतलब क्या होता है? इन फेज का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जीरो एंगल। दे मूव लाइक कि ये पूरा सर्किट रेजिस्टिव है, जबकि सर्किट के अंदर इंडक्टर भी भरे पड़े हैं, कैपेसिटर भी भरे पड़े हैं, लेकिन स्टिल वो सर्किट कैसा हो, स्टिल वो सर्किट कैसा बिहेव करे, रेजिस्टिव। ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे दिस सर्किट इज इन रेजोनेंस एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच इट हैपेंस। मैं उसको पूरा लिखवाता हूं आपको, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, रेजोनेंस है डिस्पाइट ऑफ हैविंग इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन द सर्किट, जो लीडिंग और लैगिंग बनाने में लगे रहते हैं। If the circuit behaves resistive, if the circuit behaves resistive, if the circuit behaves resistive, the circuit is said to be in resonance, and the frequency at which it happens is called resonant frequency, and the frequency at which it happens is called resonant frequency. मैं यहां जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, is called resonant frequency। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यह समझ नहीं आ रही कि यार ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहां से बीच में आ गई। बाकी सब चीज हमें समझ आ रही थी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बीच में से कैसे आ गई, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली बात ये समझो, अच्छे से प्लीज, ये मेरे पास एक सीरीज RLC सर्किट है, जिसको मैंने एक AC सप्लाई कनेक्ट की है 50 हर्ट्ज की, जो आपको नॉर्मल पता है। ठीक है, इस पे मैंने कनेक्ट किया, तो मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू आई 20 ओम्स, मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 ओम्स, इसकी वैल्यू है 10 ओम्स। अब बोलोगे ओम्स, ये तो हेनरी होता है, एक्सेल दिया भाई, एक्सेल तो ओम्स हो सकता है ना। तो ओम्स देख के कभी डरना नहीं, इंडक्टर के ऊपर कभी ओम्स लिखा तो बोलना भाई एक्सेल लिखा है, गलती नहीं बोलना, कहना एक्सेल लिखा है। ठीक है, और ये मान लो 5 ओम्स, 50 हर्ट्ज पे ये हालत है। ठीक है, तो जब ऐसा देखा हमने, तो हमें लगा कि भाई सीधा सीधा ये एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो इसलिए ये सर्किट क्या होगा, दिस सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर, मींस यहां करंट लैग करेगी वोल्टेज को, यहां करंट लैग करेगी वोल्टेज को। तो ये ऐसा आएगा, करंट लैग करेगी यहां वोल्टेज को, ये हमें समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। व्हाट डू यू एंटीसिपेट, मैंने 100 हर्ट्ज कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अगर मैंने 100 हर्ट्ज कर दिया तो ये तो 20 ओम्स हो जाएगा, डबल कर दी फ्रीक्वेंसी आपने, ये तो 20 ओम्स हो जाएगा। अब ये मैं कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देने वाला, मैं ऐसे रैंडम आपको बात करता हूं। ये बढ़ गया, एक्सेल बढ़ जाएगा, ये और कम हो जाएगा, लेट इट बी 2 ओम्स हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। तो ये और कम हो जाएगा। ये क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मुझे मालूम है XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc, 1/ωc, ω2πf होता है। तो
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भाई एक्सी तो कम होना ही था, तो 5 से 2 रह गया फॉर एग्जाम्पल। आप वैल्यूज पे नहीं ध्यान देना, मैंने कैलकुलेशन करके नहीं लिखी है ये। तो ये तो बात समझ आ गई, ठीक है। तो इनके बीच में तो गैप और बढ़ गया, तो सर्किट और ज्यादा लैगिंग हो जाएगा। और ज्यादा लैगिंग का क्या मतलब होता है? और ज्यादा लैगिंग का मतलब हो गया एंगल और बढ़ गया, एंगल और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा हमें नहीं मालूम अभी, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल और बढ़ जाएगा। अब फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट काम मैंने कहा चलो अब उल्टी साइड चलता हूं, मतलब मैंने 25 हर्ट्ज कर दिया, किसको? फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। आधा कर दिया तो ये भाई साहब भी आधे हो जाएंगे, 5 ओम्स। इसका तो पता है ना, ये डायरेक्ट चलता है तो इसका तो आइडिया, लेकिन ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ये मान लो हो गया 7.5 ओम्स। अब आप समझ रहे हो कि फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन से एक्सएल और एक्सी चेंज होते हैं। इतनी बात तो हम सबको समझ आ गई। एक्सएल और एक्सी चेंज होते हैं, लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी बीच में जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये खुद लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये बेचारा डोमिनेटिंग हो जाएगा जिसको अभी तक कोई देख नहीं रहा था। तो फिर सर्किट इसके जैसा बिहेव करेगा। कैसा? रेजिस्टिव। रेजिस्टिव। हमने उसकी फेजर डायग्राम भी पढ़ी है, हमने उसकी फेजर डायग्राम भी पढ़ी है। जब क्या हो, जब ऐसी कंडीशन जिस समय एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल हम निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, व्हेन एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे उस समय क्या होगा? उस समय फेजर डायग्राम कैसी बनेगी? आओ बनाए फेजर डायग्राम। ये आ गया भाई साहब आई, याद है आपको आरएलसी की फेजर डायग्राम याद है? ये आपका वी आर, वीएल वीसी बराबर, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। टोटल कितना आएगा? तीनों वोल्टेजेस का सम। वीएल और वीसी ने कैंसिल कर दिया, बच गया बेचारा एक ही, कौन? वी आर। तो सर्किट की वोल्टेज वी के बराबर होगी। तो इसलिए सर्किट की करंट और वोल्टेज क्या आ गए? इन फेज। जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो दिस सर्किट, पर्टिकुलरली सीरीज एलसीआर सर्किट, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा? रेजिस्टिव बिहेव करेगा। रेजिस्टिव बिहेव करने का मतलब होता है इसकी करंट और इसकी वोल्टेज आपस में इन फेज होंगे। टाइम डायग्राम बनाओगे तो कैसी वाली बनाना? जैसी प्योर आर की बनाई थी, प्योर आर की वैसी फेजर डायग्राम बनेगी, वैसी टाइम डायग्राम बनेगी, आई मीन टू से। तो वोल्टेज और करंट यहां पे क्या होंगे? इन फेज। वी आई, छोटे बड़े की टेंशन नहीं लेनी, दोनों करंट और वोल्टेज को कभी कंपेयर नहीं करते हम, यहां पे कंपेयर कर ही नहीं सकते। वैल्यू भी दे देगा कोई तब भी कंपेयर नहीं कर सकते। 10 वोल्ट और 100 एम्पियर को कैसे कंपेयर करूं? ठीक है, तो ये बात समझनी है आपने। तो अब देखो, अब ये आगे बात इतनी, अब ये समझ आ गया हमें। अब जरा कंडीशन ड्राइव करते हैं। पेपर में आएगा तो क्या करना है? पेपर में आएगा तो पहली बात आपने सीरीज, मैं वहीं से बताता हूं आपको। एग्जाम में आएगा तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसको मैं बताता हूं। एग्जाम में आएगा तो हम लोग सबसे पहले सर्किट बना के दिखाऊंगा, एलआरसी सर्किट। यहां ऐसे बनाऊंगा, ये वी लिख दूंगा, यहां आई लिख दूंगा, ये आर एल सी लिख दूंगा। फिर मैं बोलूंगा क्या? रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखूंगा जो पहले लिखी थी आपको। तो फॉर द सर्किट टू बी इन रेजोनेंस, तो हम पहले इसकी फेजर डायग्राम बना के दिखाएंगे और फिर बोलेंगे फ्रॉम फेजर डायग्राम, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फेजर डायग्राम। क्या? ये जब वीएल और वीसी बनाएंगे हम लिखेंगे फेजर डायग्राम में, या फ्रॉम फेजर डायग्राम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फेजर डायग्राम टू हैव वोल्टेज एंड करंट विद इन फेज विद ईच अदर, वीएल शुड बी इक्वल टू वीसी, है ना। अगर आप चाहते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल ना आए रेजोनेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वीएल मस्ट बी इक्वल टू वीसी, आई एक्सएल शुड बी इक्वल टू आई एक्सी, एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी। यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होगी। एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ एल, नहीं ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। और ओमेगा किसके बराबर आ गया? ओमेगा किसके बराबर आ गया? अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल। तो ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई।
मतलब इसके यूनिट्स क्या हैं इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के? रेडियंस पर सेकेंड। तो अगर रेडियंस पर सेकेंड वाली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी होगी तो 1/√LC। ठीक है, तो हमें मालूम है लेकिन कि अगर एक बार ओमेगा पता चल जाए तो एफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो एफ किसके बराबर होता है? ओमेगा/2π। ओमेगा/2π। तो यहां से मैं लिख दूंगा कि अगर आपने ओमेगा नॉट निकाल लिया तो एफ नॉट किसके बराबर होगा? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसके नेक्स्ट स्टेप ये है, ओमेगा नॉट अपॉन, मैं अगले पेज पे कर देता हूं। क्या लिखा आपने? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। और फिर ऐसे लिख लो क्या कि एफ नॉट इज इक्वल टू, इसके यूनिट भी लिख दो साथ में कि भाई ये रेडियंस पर सेकंड में है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए हो, जो मोस्टली चाहिए होती है, तो उसकी डेरिवेशन ये बन गई, 1/2π से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हर्ट्ज में आया। और ये इसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको आनी चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आपको दिया जा सकता है, मैं बताता हूं आपको। छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, इधर न्यूमेरिकल मैं अभी फ्रेम कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, क्या ये मान लो 2 ohms, ये मान लो 2 हेनरी, और ये मान लो 3 फैरेड, ऐसे करके कोई भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता लगाओ, तो आप पता लगा लोगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता चल गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता चल गई। कैसे? 1/2π√LC। फॉर्मूला लगाना है, हर्ट्ज में आंसर आना है, खत्म कहानी। एल की वैल्यू 2 डालो, सी की वैल्यू 3 डालो, √6 हो गया, 1/2π√6 हो गया। यानी कि बस इसके आगे √6 की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू डालो, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट की, किस वैल्यू पे, किस फ्रीक्वेंसी पे ये कैसा बिहेव करेगा, रेजोनेंस जैसा। मतलब वोल्टेज और करंट इसके क्या आएंगे? इन फेज। ठीक है, और बहुत सी बातें, यहां तक थी बेसिक बात जो आपसे करनी थी, लेकिन इसके आगे करंट और इंपेडेंस को लेके भी मैं बात करने वाला हूं। जरा अच्छे से समझते हैं एक एक बात को। एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गए। ठीक है, जेड के बारे में बात करते हैं और फिर करंट के बारे में बात करते हैं। 2 चीजों को और बात करता हूं, फिर और इसके जो एनालिसिस होता है वो भी मैं बात करता हूं। देखो, सबसे पहली चीज मैं क्या बात करने वाला हूं इसमें, सबसे पहली चीज मैं जो इसके साथ बात करूंगा वो ये होगी कि जो आपका Z होगा वो किसके बराबर होता है? नॉर्मली Z किसके बराबर होता है? ये होता है। लेकिन रेजोनेंस के टाइम पे तो ये बराबर होते हैं, तो आप लिखोगे एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC, तो Z इक्वल टू क्या आ गया? R। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सिर्फ R रह जाएगा, Z पूरे इंपीडेंस में सिर्फ R आ जाएगा। और जब R आ गया तो आपको मालूम है वैसे करंट किसके बराबर होती है? वैसे करंट किसके बराबर होती है? V/Z। नॉर्मली AC में V/Z, लेकिन I नॉट होता है करंट एट रेजोनेंस, कितनी होगी? V/R। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होती है, ये याद रखना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वैरी करके करंट देखता जाऊं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को, मतलब मैं अगर एक LCR सर्किट लूं, यहां पे एमीटर लगाऊं, ध्यान देना, मैंने एक ऐसा सर्किट लिया जहां पे ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स लिया, मतलब एक ऐसा सोर्स लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी को तुम चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी को चेंज करना नॉर्मली इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन ऐसे सोर्सेज मार्केट में आते हैं। ठीक है, आपको उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है अगर आपके पास, तो वेरिएबल एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते गए तो आप करंट को नोट करते गए। तो आपने पता क्या देखना है, आपको अगर रेजोनेंस की कंडीशन निकालनी होगी तो आपको क्या दिखेगा मैं बताऊं? जब करंट आपकी मैक्सिमम आएगी, आपने एक टेबल बना लिया, इस टेबल के अंदर आपने यहां लिखी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और यहां लिखी करंट की वैल्यू, तो आपने सारी करंट्स निकाली, लेकिन एक करंट इसमें से एक ऐसी होगी जहां पे करंट क्या आएगी? मैक्सिमम, सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर करके। ठीक है, तो वहां पे आप बोलोगे ये दिस सर्किट नाउ इज इन रेजोनेंस। ऐसे रेजोनेंस पता लगाई जा सकती है, वन ऑफ द वेज। ठीक है, वैल्यू तो हमें वैसे ही मालूम है, हमें L और C अगर मालूम होंगे तो हम बोलेंगे ये ले भाई। ठीक है, Z उस समय किसके बराबर होगा? R के। I किसके बराबर होगा? V/R के। कब? ये कब की बात चल रही है? रेजोनेंस के टाइम पे। वैसे नॉर्मली I किसके बराबर होता है? V/Z के। तो ये नॉट मैंने लगा दिया, इसका मतलब होता है एट रेजोनेंस। जब भी मैं नॉट लगाऊं एट रेजोनेंस, Z इक्वल टू R एट रेजोनेंस, Z नॉट लगा दिया। तो ये याद रखनी है छोटी छोटी बातें, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। एक दो बातें और फ्रीक्वेंसी को लेके बात करता हूं आपके साथ।
अब देखो मैं वेरियस पैरामीटर्स यहां पे बनाने वाला हूं कि कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ सारी चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। तो देखना जरा, ठीक है। पहले मैं बनाता हूं रेजिस्टेंस। पहले क्या बनाता हूं? रेजिस्टेंस। ये लो भाई, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कभी चेंज नहीं करता, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। फिर कौन आ गया? एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला बोलो, ओमेगा एल 2πfl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसलिए स्ट्रेट लाइन, इसलिए स्ट्रेट लाइन। ये लो, दिस इज एक्सएल। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्सएल बढ़ता जाएगा। एक और बात याद रखोगे, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, याद रख लेना प्लीज, ठीक है। तो डीसी पे एक्सएल होता ही नहीं, 0, बिल्कुल 0 ओम्स, ठीक है। और एक्सी का ग्राफ इधर बनाते हैं, कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/2πfc। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हाइपरबोला होता है, ये बना दिया हाइपरबोला। हाइपरबोला सी जैसा होता है। तो जब हाइपरबोला बना लिया तो ये आ गया आपका एक्सी। नीचे क्यों बनाया? नीचे बनाने का ये रीजन होता है कि एक्सएल आपने ऊपर बनाया, एक्सी नीचे बनाया, इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक्सएल माइनस एक्सी होता है ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये नीचे बनाते हैं, ठीक है। अब आ गई किसकी बात? ये आ गया एक्सएल। एक और होता है, मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, एक्सएल माइनस एक्सी को ना हम एक्स भी बोलते हैं, एक्स। एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, बताया है मैंने आपको। एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स होता है नेट रिएक्टेंस। वर्ड याद रखना है, नेट, एनईटी, नेट, नेट रिएक्टेंस, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। तो ये याद रखो। अब मैं नेट रिएक्टेंस का ग्राफ बनाने वाला हूं। नेट रिएक्टेंस का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, देखो ये एक्स का ग्राफ है। कैसा? स्टार्टिंग बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसीज जब होती है ना तो एक्सी बहुत डोमिनेटिंग होता है और एक्सएल बहुत कम होता है। और इसने देखो कट कहां किया? 0 पे, तो 0 होगा। एक्सएल इक्वल टू एक्सी जब होता है, कब होता है? रेजोनेंस में। इसलिए जहां कट किया ना, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये वाली। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां F0 लिखना अच्छे से, मेरे पास जगह कम है। ये एक्स आ गया, ठीक है। एक्स स्टार्टिंग में कैसा? किसकी तरह? एक्स की तरह, एक्सी की तरह। क्यों? क्योंकि एक्सएल बहुत छोटा है और एक्सी बहुत डोमिनेटिंग होगा, बहुत डोमिनेटिंग, कम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और उसके बाद हायर फ्रीक्वेंसीज पे एक्सी बहुत कम हो जाता है और ज्यादा कौन हो जाता है? एक्सएल। तो फिर एक्सएल की तरह। तो इसलिए एक्स जो है वो पहले एक्सी की तरह बिहेव करता है, बाद में एक्सएल की तरह बिहेव करता है, लेकिन बीच में एक जगह आती है जहां पे इसकी वैल्यू 0 होती है, उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फाइन, इतनी बात हम सबको समझ आ गई। फिर अब मैंने बनाना जेड। जेड की बात अगर करूं, जेड की बात अगर सुनो, तो जेड क्या है? जेड इक्वल टू है √r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो तो लिख लोगे आप, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो जेड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी तो जेड इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि एक्सी इंफिनिटी होगा। सोचो, क्योंकि 1/2πfc, एफ की वैल्यू जो 0 करेगा, एक्सी इंफिनिटी हो जाएगा, 1/0 इज इंफिनिटी, इसलिए वो इंफिनिटी होगा। और जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी होगी तो जेड कितना होगा? इंफिनिटी। इसलिए शुरुआत भी इंफिनिटी से होती है, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है जेड का कर्व, और लास्ट भी इंफिनिटी पे करता है। लेकिन बीच में टेंजेंट किसको बनाता है? रेजिस्टेंस वाली लाइन को। कहां पे? F0 पे, क्योंकि F0 पे Z की वैल्यू इक्वल टू R होती है। ये बात हमें समझ आ गई। अब I का कर्व कैसा होगा? I लास्ट बना रहा हूं। I का कर्व कैसा होगा? I का कर्व बनाने के लिए आप बताओ, I इक्वल टू होता है V/Z, यानी कि Z जैसा चल रहा है बिल्कुल उल्टा चलेगा उससे I। तो देखो I का कर्व बना रहा हूं, विच इज इंपॉर्टेंट, देखना जरा ध्यान से। तो I का कर्व ऐसा, कैसा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या आएगी? मैक्सिमम। तो ये अच्छे से आप लोग एक एक करके बनाते जाओ। वैसे ये कोई पूछने नहीं वाला आपको ये सब, लेकिन इन्फॉर्मेशन हो तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो एक और चीज जो रेजोनेंस के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, ठीक है। ये सब बना लो, ये रेजोनेंस कर्व नहीं, दिस इज रेजोनेंस कर्व। जब करंट को स्पेशली बनाया जाए फ्रीक्वेंसी के साथ, इसको हम रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। इस पॉइंट पे आपकी करंट मैक्सिमम है। कौन सा पॉइंट? जब रेजोनेंस आई, ठीक है, वहां पे आपकी करंट मैक्सिमम है। अगर करंट मैक्सिमम है, मैंने एक दिन आपको बताया था कि एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है I²R। R तो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता नहीं,
इसलिए आई जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे पावर भी मैक्सिमम होगी, इसलिए पावर भी यहां पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। आप अपनी कॉपी पे लिख के रखो, यहां पे पावर मैक्सिमम है, लेकिन मैंने क्या किया, यहां पे पावर मान लो आई 10 वॉट्स, तो मैंने 2 पॉइंट और लिए, 2 ही आएंगे, अगर इधर है तो इधर भी जरूर होगा, जहां पे आपकी पावर जो थी वो आधी आई, P0/2। यहां पे पावर कितनी है, P0 कितनी है भाई, वो I0² R, ठीक है। यहां पे P0/2, यहां पे भी P0/2, और इनको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, इनको क्या बोलते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स। और ये एक फ्रीक्वेंसी पे आए यानी F1 पे आए, और ये वाला आया F2 पे, ये वाला आया F2 पे। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। बस इतनी छोटी सी बात याद रखना, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है आपको, इंजीनियरिंग में ये बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है इसको, लेकिन छोटी सी बात याद रख लेना बस इतनी सी। और यहाँ पे इन पॉइंट्स पे ना, पावर पे आपकी जो करंट होती है वो I0/√2 होती है। आप करके देख लो, I0/√2 R करो, देखो वो P0/2 ही आएगा, ठीक है। हाँ मेरी बात समझे नहीं होंगे आप। ये वाली पावर निकालो, ये P1 बोलो, P1 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, करंट कितनी है, I0/√2 का स्क्वायर इंटू क्या R, कितना बनाइए I0² R/2, वो कितना हुआ, P0/2 ही हुआ। तो इसलिए यहां पे पावर वहां आधी होगी जहां पे करंट I0/√2 होगी। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व, ये अपनी कॉपीज पे लिखे रख लो। और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो ये छोटी सी बातें याद रख लो अपने पास। ये 2 रेजोनेंस कर्व मैंने बनाए, एक वो जो थोड़ा शार्प है ये ऊपर वाला, और एक थोड़ा फ्लैट है, ठीक है। तो इधर सीधा सीधा यहां से पता चलता है कि जिसका I0 ज्यादा आएगा वो उसी का आएगा जिसका R कम होगा। तो इससे इसको ये भी बोलते हैं, देखो इसकी बैंडविड्थ कम होगी, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है उसको बोलते हैं वो लेस सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव क्या मतलब होता है, मतलब मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हो और ज्यादा चीजें उठा के लाते हो मार्केट से, तो यानी कि आप लेस सिलेक्टिव हो, आप कुछ भी उठा लेते हो। और अगर आप कुछ ही चीजें लाते हो, 1-2 चीजें खरीद के, तो दैट मीन्स कि आप मोर सिलेक्टिव हो। तो यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जिसके अंदर आ रही हैं वो कम सिलेक्टिव है और ये ज्यादा सिलेक्टिव है। समझना थोड़ी सी बात को, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़े ऐसे मैंने बता दिया कि अभी बात कर रहे थे और थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो इसलिए मैंने बात कर ली, ठीक है। तो जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी वो कम सिलेक्टिव होगा, जिसकी बैंडविड्थ कम होगी वो ज्यादा सिलेक्टिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो आर पे भी डिपेंड करेगा, जितना आर ज्यादा होगा उतना सिलेक्टिविटी कम, उतना फ्लैट कर्व बनेगा ना, जितना आर कम होगा उतना फ्लैट कर्व बनेगा, जितना आर ज्यादा होगा उतना फ्लैट कर्व बनेगा। इसमें आर कम है, इसमें आर ज्यादा है, उल्टा बोला ना मैंने, फिर से उल्टा बोला। यहां आर कम है, अरे यहां आर ज्यादा है, यहां आर कम है, तभी तो करंट ज्यादा आई ना। जहां आर कम होगा वहां करंट ज्यादा आएगी, तो दिख रहा है सामने, रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। और जिसका आर कम है उसका कर्व कैसा होगा, ऐसे ये पीक वाला, और इसलिए जो पीक वाला कर्व होगा उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, कम होगी। जिसकी बैंडविड्थ कम होगी वो कम सिलेक्टिव है, वो ज्यादा सिलेक्टिव है, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। ज्यादा सिलेक्टिव किसको मानेंगे, जो मार्केट में जाके सब कुछ उठा लाए या कुछ गिनी चुनी चीजें लाए। तो जो गिनी चुनी चीजें लाएगा वो ज्यादा सिलेक्टिव होगा। तो बस वहीं से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, कभी इनका पता नहीं होता, कभी टेक्निकल छोटी सी चीज पूछ लेते हैं इस तरह की, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां तक मैंने कोई ग्राफ ग्रूफ कुछ नहीं पूछते वो लोग, ठीक है। वो लोग सिर्फ आपसे पूछेंगे रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस कैसे आया। उसके लिए आपने सर्किट बनाना है, रेजोनेंस की डेफिनेशन जरूर लिखना, फेजर डायग्राम जरूर बनाना, और फिर उसके बाद जो जहां तक मैंने किया ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, वहां तक करना है आपने, दैट इज इनफ। तो इसको प्लीज, मैं मानता हूं कि वीडियो देखते ही आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आगे का जो एक्स्ट्रा बताया वो सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इनफ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।